एक बार फेल होने का मतलब होता है लाइफ से हार जाना, या आपकी रिपोर्ट कार्ड पर रीअपियर लिखने से इंसान की पहचान कम हो जाती है? आज का पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो कभी रिपोर्ट कार्ड से जज किए गए हैं, जो सिस्टम के बीच में सेल्फ वर्थ ढूंढते रहे, जो ओपन स्कूल के बोर्ड पर लिखे गए नाम बन गए लेकिन किसी ने कहानी तो पूछी ही नहीं, किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं कही है। आज मेरे साथ एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने यूपी के प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की है, उसके बाद अपना एक्सपीरियंस उसने दिल्ली के सरकारी स्कूल में लिया है। 11th के अंदर उसने रीअपियर को फेस किया है और 12th ओपन से करके एक नए तरीके से अपनी जिंदगी के पहले कदम को अचीव किया है और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ, बहुत ही सेल्फ बिलीव के साथ लोगों की नेगेटिविटी को दूर हटाकर एक अच्छे एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ा है। ये पॉडकास्ट सिर्फ उसके मार्क्स की कहानी नहीं बताएगा आपको, ये पॉडकास्ट उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसके जज्बे के बारे में, उसकी पॉजिटिविटी के बारे में, कैसे उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कैसे उसको फेस किया और कैसे बहुत बखूबी उससे वो बाहर निकल पाया, हर चीज को इजीली बैलेंस करते हुए और बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए। कुछ अनस्पोकन ट्रुथ हैं, वो सारे आपको इस पॉडकास्ट के अंदर मिलने वाले हैं। हेलो एवरीवन, आज के इस पॉडकास्ट के अंदर हमारे साथ अंशु है, तो सबसे पहले मैं इनका वेलकम करती हूँ। हेलो अंशु। हेलो मैम, कैसे हो बच्चा? मैम बढ़िया हूँ मैं तो बस। सबसे पहले तो इनका धन्यवाद है कि आज इन्होंने स्पेशली टाइम निकाला है। मैंने इवन डे भी फिक्स किया हुआ था कि फ्राइडे को ही आना है और इस लेक्चर के अंदर आना है, तो अपना टाइम निकालने के लिए स्पेशली बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम, ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके कुछ काम आ सकूँ अभी। थैंक यू। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन? यस मैम। तो पहला सवाल है कि आज आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ तक का अपने सफर को कैसे देखते हो? मैम, जो मेरा सफ़र था अभी तक, जहाँ तक मैं आया हूँ अभी, मैम ये बहुत मुश्किल वाला सफ़र था मेरे लिए। सबको देख के लग रहा हो कि ये इतनी आसानी से इसकी हो गया, 12th हो गया, ये सब हो गया, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होता है। एग्ज़ाम्स करने पड़ते हैं, 2 क्लासेस को एक साथ देखना पड़ता है, 11th को देखना पड़ता है, 12th देखनी पड़ती है एक साथ, तो बहुत मुश्किल से होता है ये काम भी। बिल्कुल। आपने 10th तक कहाँ से पढ़ाई की है? 11th 12th में कहाँ से करी है? कितने स्कूल्स को चेंज किया है? मैंने अभी तक अपने 4 स्कूल चेंज किए हैं अभी तक। ठीक है। मैंने नर्सरी से 8th तक तो एक प्राइवेट स्कूल में किया था, अपने घर के पास जो था। उसके बाद मैंने फिर से 8th से 10th तक एक और प्राइवेट स्कूल में किया था। ओके। 10th के बाद फिर 11th और 12th के लिए मैं गवर्नमेंट स्कूल में आया था दिल्ली। दिल्ली में। इससे पहले आपने यूपी में किया है हाँ। प्राइवेट स्कूल में जब भी आप पढ़े हो। तो मेरा सवाल ये है कि आप प्राइवेट में भी पढ़े हो और गवर्नमेंट में भी पढ़े हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगा है कि प्राइवेट स्कूल में ये था, गवर्नमेंट के अंदर ये है? कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा थी या कम थी, वो डिफरेंस समझा सकते हो? हाँ, प्राइवेट में क्या होता है कि वो एक डिसिप्लिन में चलते हैं कि हाँ, इनका ये सिस्टम है तो इसी टाइम पे होगा तो होगा। जैसे बच्चों को टाइम से आना है तो टाइम पे आएंगे, बाहर जाना तो बाहर टाइम से जाएंगे। बच्चों को क्या है प्राइवेट स्कूल में कि उन्हें पढ़ाया जाता है कि ये लाइन दे दी है, इसे पढ़ो, यही तुम्हारा रिजल्ट आएगा, यही क्वेश्चन है तुम्हारा, इसी पर आंसर देना है तुम्हें, बस समझाया नहीं जाएगा क्यों पढ़ा रहे हैं। और गवर्नमेंट में क्या है कि आजकल कुछ स्कूल में जहाँ मैं अभी पढ़ा हूँ वहाँ तो मेरी जो मैम थी उन्होंने बताया कि कैसे कैसे क्या है। उनका ये था कि और भी स्कूल होते हैं और टीचर्स होते हैं जो कहते हैं कि ये लाइन पढ़ो, ये पढ़ो, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में आगे थोड़ा फ्री फील हुआ कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, कि यहाँ पे बोझ दे दिया हो, जैसे तुम्हें बर्डन दे दिया हो कि तुम यहाँ ये करो, ये करो, ये करो। ये नहीं है, यहाँ पे आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे। ये सर, मतलब आपको एक फ्रीडम मिलती है कि थोड़ा सा आप पढ़ोगे, उसके बाद टीचर समझाएगा, फिर आप खुद से रिसर्च करके आओगे, फिर दोनों हाँ। मिक्स करके फिर पढ़ेंगे। ये आपको बेनिफिट लगता है कहीं हाँ। ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर? और कोई मेजर डिफरेंस जो प्राइवेट और गवर्नमेंट में feel नॉर्मली होता तो है? अभी कोई मेजर डिफरेंस नहीं है था। ठीक है। वैसे तो हमारे स्कूल में भी टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं। ये तो है। एक और सवाल है कि आपकी 11th में री आई थी, रीअपियर हुए थे, तो जब एकदम से हम अपना रिजल्ट देखते हैं तो पहला थॉट क्या दिमाग में आया था? पहला थॉट तो ये था कि ये क्या हो गया अचानक से, हम्म। कि ये कैसे हो गया, कि इतने मार्क्स कम कैसे रह गए, क्या दिक्कत थी ऐसे सोचने में। सबसे पहले किसको बताया कि रिजल्ट ऐसा है? सबसे पहले मैंने अपने दोस्त को बताया था, ठीक है। जो मेरे साथ कॉल पे ही था उस वक्त रिजल्ट देखते वक्त कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ओके। तो उसे बताया, उसने कहा कि कोई नहीं, अभी कंपार्टमेंट है उसमें दे देंगे, ऐसे में हाँ। उसमें हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। ठीक है।
और फिर घर वालों को बताया, घर वाले थोड़ा गुस्से हुए ज्यादा ही। उन्होंने कहा कि क्या है वो क्या है। मैंने उन्हें फिर समझाया किसी तरीके से कि नहीं ऐसे नहीं है, ये थोड़ा हो जाता है कभी कभी। तो उन्होंने थोड़ा समझा मेरे को कि हाँ क्या दिक्कत थी क्या नहीं था। कितना टाइम लगा मतलब, क्योंकि एकदम बड़ा चैलेंजिंग होता है ना कि घर हाँ पे जाके बोला कि आज ऐसा रिजल्ट आ गया, क्योंकि घर वाले एक्सपेक्टेशन भी नहीं करते हैं कहीं ना हाँ कहीं। तो कहाँ से शुरुआत, मतलब होता है ना जैसे मुझे अपनी बात को समझाना है, मैं भाई को पटाऊंगी, सिस्टर को पटाऊंगी, वो वहां पे थोड़ी सिफारिश करते हैं। तो आपको कोई ऐसा लगा घर में मीडिएटर कि मुझे इस तरह से बात करनी है, और कितना टाइम आपको मतलब कन्विंस करने में लगा फैमिली मुझे वालों 2 दिन को? लगा अपने घर वालों को बताने में। मैं क्योंकि 2 दिन तो मैं ऐसे ही रहा, शांत बैठा रहा घर में कि घर वालों को लगे। मैं थोड़ा सा मुझे पता था कि हाँ गलती की है, तो डायरेक्ट बताऊंगा तो घर वाले भी मेरे को कुछ ज्यादा ही कहेंगे। हम्म। तो मैंने थोड़ा शांत रहा, थोड़ा इमोशनली किया कि कुछ दिक्कत है, मेरे को दिक्कत है। उन्होंने पूछा क्या दिक्कत है, फिर मैंने उन्हें बताया कि ये ऐसे ऐसे हो गया है। हम्म। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, उन्हें लगा कि ज्यादा दिक्कत है मेरे को, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, अभी एक मौका और है उसमें कर लेना बाकी। तो उस ठीक है। तरीके से किया फिर। कंपार्टमेंट आई थी ना पहले, हाँ हाँ। फिर वो कंपार्टमेंट जब रही तो फिर, कंपार्टमेंट में भी रह गया था। हाँ फिर क्या मतलब, फिर कैसी सिचुएशन रही उस टाइम पे? फिर एक क्योंकि महीना वो थोड़ा बड़ा होता है। ड्रास्टिक सीन होता हाँ है। एक महीना थोड़ा घर पे गुस्सा गुस्सा होते रहे सब कि ये क्या कर दिया। मतलब रोज का था भाई बहन का कहना कि हो गया तेरा, कर लिया तूने, कि तूने कर लिया 11th अपनी, और कर लिया मौज तूने अपने। तो वो थोड़ा सुनने में थोड़ा लगता था कि उसके बाद फिर मेरा स्कूल स्टार्ट होगा। तो फिर स्कूल आया, स्कूल में बच्चों ने, जो नए नए बच्चे आए थे, उन्होंने कहा, पूछा कि यहाँ कैसे या वो, तो मैंने बताया कि ये बैग आ गई थी। तो उन्होंने भी कहा अच्छा नहीं लगता होगा ना यहाँ बैठने में। वो मेरे को सिंपैथी देने की जगह वो मेरे से कह रहे हैं अच्छा नहीं लगता ना यहाँ बैठने में, दोस्त तुम्हारे आगे बैठे हैं तुम पीछे बैठे हो। ये मैं ना यही सवाल अगला पूछने वाली थी कि क्योंकि स्कूल में ना आपके दोस्त होते हैं जिनके साथ उठते बैठते हो, वो अगली क्लास में चले जाते हैं, हाँ उसके हाँ बाद नए बच्चे मिलते हैं, कहीं ना कहीं बुली होता है क्लास के अंदर, है ना? हाँ और वो कहीं ना कहीं एक ये भी लगता है कि ये बच्चा ज्यादा अटेंशन ले रहा है, थोड़ा सा बिहेवियर में भी चेंज लगता है ना कहीं ना हाँ हाँ कहीं। तो वो बच्चों को क्या लगता था था। मतलब? मतलब मैं तो बैक आई थी मेरी क्लास में, तो मेरी, मैं तो आपको जानता ही था, आप भी। तो बच्चों को लगा कि ये बच्चा क्या है, मतलब इससे क्या बात हो रही है इससे। तो मैंने बताया कि बैग आ रखी है मेरी, इसलिए मैं जानता हूँ पहले। तो बच्चे कह रहे हैं कि तेरी बैग कैसे आ गई, तेरे दोस्त आगे हैं तू पीछे रह गया, ये तेरे को अच्छा नहीं लगता तू यहाँ बैठा है, अच्छा लगता है तेरे को यहाँ बैठा है तू वहाँ नहीं गया। तो वही 2-3 सवाल ऐसे ही आए थे बच्चों के मेरे को। कितना टाइम लगता है मतलब, क्योंकि बड़ा लंबा टाइम है, अप्रैल एक से मंथ मुझे लेके लगा है। अब उसके बाद बच्चे ठीक थे, हाँ उसके बाद तो सबने सब एक्सेप्ट नॉर्मल कर नॉर्मल लिया? लगा कि हाँ सब ठीक है। उसके बाद कुछ पूछा नहीं किसी ने ज्यादा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब भूल गए ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था इस तरीके और वहां पे जो बच्चे आगे निकल गए उनका रिस्पॉन्स कैसा था मतलब? से। उनका रिस्पॉन्स तो ये था कोई नहीं होता है, अगले साल फिर आ जाइयो। हम भाई मिलेंगे, हाँ दोस्ती ऐसी की ऐसी हाँ रहेगी। ये चलो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ना कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हमारे ऊपर ऐसे बोल दिया जाता है कि फेल हो गए, क्योंकि फेल अपने आप में बहुत सुनने में अच्छा बहुत नहीं बड़ा लगता। वर्ड होता है, क्योंकि कई बार इंसान अपने आप को ये भी समझ लेता है कि फेल हो गया मतलब जैसे जिंदगी में हम लोग फेल हो गए। तो वो फेल का मतलब दिमाग में कैसे था, क्योंकि उससे बहुत सारे लोग जज कर लेते हैं, सोसाइटी जज करती है। तो उस वर्ड से कैसे बाहर निकाल पाए अपने आप को? मैम मेरे को तो 2 दिन पहले लगे सोचने में कि फेल हो गया क्या था, मतलब थोड़ा डिप्रेस तो हो गया था कि अब क्या होगा अब क्या नहीं होगा। तो फिर 2 दिन बाद फिर मेरे मन में आया कि फेल ही तो हुआ हूँ, अभी अभी रास्ता बंद तो ना हुआ है मेरे लिए। सही बात है। तो अभी और भी गेट्स है मेरे खोलने के लिए, आगे जाने के लिए। तो फिर आपका ही मैसेज आया था मेरे पे कि हाँ एक दरवाजा बंद होता है तो और भी दरवाजे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो उसी में थोड़ा सा मोटिवेट हो गया, फिर मैंने कहा कि कोई नहीं एक ही तो हुआ है अभी और टाइम है करने के लिए। तो फिर मैंने उसी कारण हुआ। नहीं ये बहुत अच्छा है। और इवन जो आपकी जर्नी है ना, अगर मैं एज अ व्यूअर अगर देखती हूँ तो वो बहुत अच्छी है। एक दो बार ऐसा भी लगा कि हाँ नहीं बच्चा बहुत हल्का भी जा रहा है कहीं ना कहीं मेंटली भी, क्योंकि वो फर्क बच्चे पे दिखता है हमेशा चेहरे पे कि नहीं फर्क बच्चों पे पड़ रहा है। तो मैं बड़ी सेंसिटिव थी, तुम्हारी क्लास में 2-3 बच्चे थे कि यहाँ से बच्चे कुछ कोई किसी को बोले ना, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हर इंसान को मेंटली प्रिपेयर होने में लगता है। तो वो जो एक मेंटल लेवल है, आप ये मान के चलो कि कोई बच्चा और है जो रीअपियर हो चुका है, आप उसको क्या बोलना चाहोगे, मतलब उसको क्या रास्ता दिखाना चाहोगे कि आप इजीली ऐसे निकल सकते हो इस चीज से बाहर? तो कोई मैम मैसेज जो उनको देना चाहोगे? हाँ मेरा मैसेज तो ये रहेगा कि वो अपने आप को स्ट्रेस में ना ले, जो हो गया कोई बात नहीं, वो तो बीता हुआ कल था। अब आपको अपने आने वाले कल के लिए देखना चाहिए
कि अभी रास्ते बंद नहीं हुए हमारे, और भी रास्ते हैं। अगर एक ही बार तो फेल हुए हो, ये थोड़ी ना कि जिंदगी भर फेल ही होते रहोगे। सही बात है, और जो अच्छी बात लगती है उससे मोटिवेट होके आगे बढ़ो। अगर कोई ज्यादा टॉर्चर करने वाली बात लगती है, तो हाँ से इधर सुना, उधर से इग्नोर कर दो। इधर से निकालो, बिल्कुल सही बात है। मुझे पर्सनली मतलब ऐसा लगता है कि बहुत मीनिंगफुल है कि जब बच्चा, ऐसा लगता है कि बच्चा फेल होता है, क्योंकि दो अलग अलग मोड है। एक बहुत अच्छे से बच्चा मार्क्स अचीव कर पाता है, तब भी उसके अंदर बहुत चेंज आता है। जैसे किसी इंसान को पावर मिल गई तो उसके बिहेवियर में आपको चेंज देखने को मिलेगा। सेम वे से अगर इंसान फेल होता है तो उसके अंदर थॉट्स में, उसके व्यवहार में कुछ ना कुछ चीज जरूर होती है जो आपकी बदल जाती है। एक ही टाइम ऐसा आता है, पीक का टाइम, जैसे ही वो सिचुएशन आती है तो कुछ चीजें हैं जो एकदम से चेंज होती हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है आपके अंदर चेंज हुई हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो? मेरे अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा आई है सब उसके बाद, फेल होने के बाद। पहले तो ये था कि फेल हो गए, फेल नहीं होंगे, नहीं होंगे। एक बार फेल हो गए, उसके बाद पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फेल होने पे कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिविटी इसलिए आई क्योंकि फेल होने के बाद मेरे को और मौके मिले कुछ और चीज़ें करने के अपने साथ साथ। बिल्कुल सही बात है। ये हुआ था मेरे साथ। और फेल, पता नहीं फेल वर्ड क्यों लगाया जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। अभी तक हमारे सिस्टम में ये चीज बदली नहीं है, क्योंकि फेल का मतलब ये है आपने कोई एक, 6 सब्जेक्ट हैं, अगर 6 में से आप एक में 1 या 2 नंबर से, 4 नंबर से कम हो जाता है, मतलब फेल नहीं होता। एक हो जाता है अनसेटिस्फैक्ट्री, या मतलब जैसे एक ओवर एक्सपेक्टेशन हो जाता है, एक एक्सपेक्टेड हो जाता है, बिलो एक्सपेक्टेड। रिजल्ट भी कुछ इस तरह का आना चाहिए, है ना, जैसे होता मेरा है। तो फेल का मतलब ये है कि रीबिल्ड होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें फेल होने बिल्कुल के सही बाद। बात है। 1 साल आपको और मौका मिलता है अपने आप को निखारने के लिए। आपको पता चलता है मैंने यहाँ यहाँ कमियां करी हैं, और वो जो कमी है वही आपके सक्सेस का रास्ता बना देती है। जी। एक लाइन है जो मतलब ऐसी सिचुएशन में बार बार आपको सुनने को मिलती है, क्योंकि जब हम 11th से दोबारा से 11th को क्रॉस करते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क हर किसी के मन में होता है कि पिछली बार हो गया था। एक प्रेशर भी होता है फैमिली वालों का, बेटा पीछे नहीं हो पाया था, इस बार करना ही करना है। तो वो कोई लाइन ऐसी है, मतलब कहीं से भी हो, टीचर से हो, फैमिली से हो, फ्रेंड से हो, जो आपको बार बार सुनने को मिली है इस 1 साल के पीरियड के टाइम पे? मेरी तो ये था कि लोगों का ये कहना था कि तेरा हो गया बस, तेरा कि अब तेरे से नहीं होगा, हो गया तेरा बस। मैं पूरे साल में बस यही सुनता रहा कि हो गया तेरा, देख लिया हमने तू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यही सुना मैंने। तो कैसे निकले? क्योंकि ये बहुत बड़े वर्ड है आपके सामने। अगर कोई डीमोटिवेट अगर आपको इस तरह से करता है ना, तो बहुत फर्क पड़ता है। आप रात को सो नहीं पाते हो, ढंग से अगर काम करना चाहते हो कर नहीं पाते हो। तो इतने अच्छे से कैसे निकाला? क्योंकि मैंने बेसिकली देखा है आपको, आपने बहुत अच्छे से इस टाइम को निकाला है। तो वो कैसे निकाला, मतलब? ज्यादातर तो ये बात मेरे मेरे घर वाले मेरे को कहते थे, खासकर मेरा भाई, क्योंकि मेरे भाई को पता था कि अगर मेरे को गुस्सा दिलाएगा तो फिर मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा ही जो सही रहेगा आगे चल के। तो मुझे जान के कहता था ये सब चीजें कि मेरे को डिसमोटिवेट करता था, डिमोटिवेट, कि मैं मोटिवेट हूँ ज्यादातर, कि उसकी बात को गलत करूं मैं, कि तू गलत कह रहा है मेरे को। हाँ, कई बार होता है ना, अच्छा ये नहीं कर सकता, देख मैं तुझे यही करके हाँ, दिखाता हूँ। एक ये पॉजिटिव कहना उसको। रेनफोर्समेंट देता है। हाँ। बहुत अच्छी बात है ये तो। अ, अब थोड़ा सा स्कूल सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। आपके हिसाब से अगर हम स्कूल सिस्टम में बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या लगती है? मतलब किसी भी में हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, लेकिन सिस्टम में क्या कोई दिक्कत ऐसी है जो आपको दिक्कत लगती ये है? है कि सबको सिर्फ स्कोर चाहिए, उनकी नॉलेज नहीं चाहिए कि क्या बच्चों ने पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। उन्हें सिर्फ ये है कि ये एग्जाम में है, ये पढ़ो, ये आएगा। ये नहीं बता रहे कि क्यों पढ़ना है, ये कि किस चीज क्या है इससे क्या नहीं, बस नॉलेज का नहीं होती ज्यादा दिक्कत। हाँ, और टेस्ट बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप हाँ। पहले यूनिट टेस्ट 1 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है, पीरियोडिक टेस्ट शुरू हो जाते हैं, मिड टर्म हो जाते हैं। बच्चा एग्जाम मार्क्स लेने में ही कहीं ना कहीं निकल जाता हाँ। है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन है कि जब हम मार्क्स की दौड़ में भागते हैं तो जो लर्निंग है हमारी एक्चुअल की, वो कितनी पीछे छूटती है, या हम कितना पढ़ पाते हैं? एक्चुअल में जो लर्निंग होनी चाहिए आपके हिसाब से हो पा रही है, और कहाँ कहाँ कमी आ रही है जो आप देख सकते हो? कमी तो बहुत होती है हमारी लर्निंग में इस समय, क्योंकि हम सब जो होते हैं वो एक रेस में होते हैं कि हमें स्कोर करना है इतना कि हम उससे आगे चले जाएं। हम लर्निंग को छोड़ देते हैं कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। हम बस ये देखते हैं कि हाँ ये वर्ड है, इसे रट लेते हैं, इसका मतलब नहीं समझते कि क्या है। ये दिक्कत होती है हमारी इसमें।
बिल्कुल। और क्या लगता है लर्निंग, जैसे हम हमेशा बोलते हैं स्कूल में सिर्फ हम ये नहीं पढ़ते हैं कि मार्क्स के लिए ये वाला क्वेश्चन करना है, कौन से लर्निंग आउटकम्स हैं जो आपको लगता है आपने अपनी लाइफ में स्कूल से लिए हैं? मैंने तो अपनी गलतियों से सीखे हैं स्कूल में कि मैंने क्या क्या गलती की हैं। कभी कभी आप डांट देते थे, कभी कभी और टीचर कुछ कहते थे, तो मैंने उन्हीं बातों को सुन के थोड़ा और बदलाव किया कि हाँ, ये गलती बता रहे हैं टीचर, तो कुछ तो होगी गलती मेरी में। तो उन्हीं चीज़ों को मैंने अपना चेंज किया कि ताकि मैं आगे बढ़ूँ। कौन कौन सी चीजें लगती है लाइफ में, मतलब जैसे स्कूल बहुत कुछ सिखाता है। अगर मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ ना, अगर मैं आ रही हूँ, आपसे कैसे बात कर रही हूँ बेटा, तो आप बोलने का तरीका सीखते हो। अगर मुझे आपके ऊपर गुस्सा आ रहा है और वही गुस्सा अगर मैं दूसरा बच्चा बोल पाए जिसमें उसकी गलती नहीं है, अगर वही चीज मैं अगर आपकी गलती पे आपको डांट रही हूँ वहीं पर भी डांटूंगी, तो वो बिहेवियर बताता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जो बिना बताए भी टीचर बहुत कुछ सिखा के चला जाता जी। है। तो कोई बता पाओगे अभी तक, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, कहाँ पे वो छोटी छोटी जो अभी तक माइंड में कहीं ना कहीं पिंच करती है? पेरेंट्स तो ये करते हैं कि जैसे कि वो टीचर डांट देता है, तो बच्चों को ना उसे समझना चाहिए कि टीचर क्यों डांट रहा है। उसका कोई मोटिव होगा ना डांटने का, कि बिना बात में तो कोई डांटेगा नहीं किसी को, हम्म, कुछ तो गलती होगी। तो वो बच्चों को बस वही ध्यान देना चाहिए कि टीचर ने क्या बोला क्या नहीं बोला उस बच्चों को, ताकि वो अपने आप को चेंज कर सके उन चीज़ों पे। ठीक है। स्कूल में कहाँ कहाँ, मतलब अभी तक की, ये नॉर्मल एक सवाल है कि कहाँ पार्टिसिपेट किया है? मतलब होता है ना कि मैंने डांस में भी ट्राई किया है, मैंने इस चीज़ में भी पार्टिसिपेट किया, तो कितनी जगह पे अपनी हुनर को देखा है कि मैं यहाँ अच्छा कर सकता हूँ, यहाँ पर भी ट्राई, क्योंकि जब इंसान ट्राई करता है तभी उसे पता चलता है कि मैं कहाँ अपना बेस्ट दे सकता हूँ। तो कितने मौके मिले? मैंने नर्सरी से 8 तक तो बहुत चीज़ पार्टिसिपेट किया था, बहुत चीज़ों में। जैसे? डांस हो गया, ड्रामा हो गया, हम्म। सिंगिंग हो गई, हम्म। और वो आर्ट आर्ट वगैरह हो गया, ड्राइंग वगैरह, इन हम्म। चीज़ों में पार्टिसिपेट किया था मैंने। बिल्कुल। उसके बाद 8th 9th और 10th में जो था हमारा, उस वक्त कंप्यूटर होते थे स्कूल में, हम्म। तो उसमें कंप्यूटर टेस्ट दिए थे, टाइपिंग टेस्ट वगैरह दी थी, और सिंगिंग वगैरह किया था, और लीडरशिप की थी बस 10th तक। ओके। और और उसके बाद? 11th में जब आया गवर्नमेंट स्कूल में, तो यहाँ पे स्कॉल वो होती थी ना, स्पोर्ट डे वगैरह, उसमें किया था। वॉलीबॉल हो गया, हम्म। रनिंग हो गई, हाई जंप हो गया, इन चीज़ों में किया था। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो हाँ, गई, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और होती है। वहां पर भी किया है, एंकरिंग भी करी एंकरिंग भी करी है, है। बहुत सारे मौके आपको मिले हैं। इसी के साथ ना एक सवाल मेरे मन में अभी आया है कि हमारे पास ना सब्जेक्ट्स बहुत होते हैं, जैसे 6 सब्जेक्ट है हमारे, 5 सब्जेक्ट हैं जो मेन हो जाते हैं। उसके सिवाय जैसे कई बार होता है ना, क्लासेस, कंप्यूटर की भी क्लास लगा दी जाती है, आपकी गेम्स की भी लगती है, बहुत सारी हैं, रोबोटिक्स की क्लास लग जाती है कहीं पे, इतने सारे ऑप्शनल की सब्जेक्ट की अगर वो लगती है क्लासेस, तो वो कहीं बर्डन फील करती है? नहीं, बर्डन फील नहीं करती, ये को एक्टिविटी हो जाती है हमारे बच्चों के लिए। तो उन्हें स्टडी के अलावा भी कुछ और चीज़ दिखती है कि हाँ, ये इसमें इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों को। अब देखो, माइंड फ्रेश लगता हाँ, है उसमें, जैसे पेंटिंग्स की अगर क्लास लग लगातार जाती है, 4 घंटे आर्ट्स आप की बुक लग ही बुक जाती है, देखते रहोगे तो फिर बच्चा तो बोर होगा ही, अगर बोर ये हो सब जाता है। नहीं करेगा तो। अपने यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़े से कम है, तो यहाँ हाँ, लगता है कि मतलब ये सब्जेक्ट्स होने चाहिए हमारे पास। हाँ, हमारे स्कूल में एक कंप्यूटर क्लास तो होनी चाहिए थी बच्चों के लिए। हाँ, क्योंकि जैसे ही हम 11th-12th में आ जाते हैं वो सिर्फ उनके लिए हो जाती है, 10th तक कंप्यूटर के लिए। साइंस लेने वालों के हाँ लिए सिर्फ उन्हीं की लगेगी, बाकी की नहीं लगेगी। जी। अगर मैं आपको एक मौका देती हूँ कि आपको जैसे आपके 8 लेक्चर लगते हैं, 8 में से 6 आपके मेन सब्जेक्ट के हो गए, अगर आपको वो 2 सब्जेक्ट चूज करने पड़े कि कौन से आपके पास एक्स्ट्रा होंगे, कैसे मैनेज होगा, हर रोज का एक एक लेक्चर लगे, तो वो 2 सब्जेक्ट आपको क्या लगता है कि ये मैंडेटरी होने चाहिए एक बच्चे के हिसाब से जो बेस्ट काम करते हैं? एक तो गेम का क्लास, गेम की होना चाहिए। डेली होना चाहिए। हाँ, ताकि बच्चे रिफ्रेश करें, हर पीरियड के बाद, कुछ पीरियड बाद बच्चे रिफ्रेश करें अपना आप को। बिल्कुल। और दूसरा जो है वो हमारा होना चाहिए बातचीत कर बच्चों से, कन्वर्सेशन की क्लास होनी चाहिए कि बच्चे आपस में बात करें क्या दिक्कत है क्या नहीं, या टीचर से उनसे बात करें कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, कि पूरे दिन में बच्चों को क्या समझ में नहीं आया या फिर क्या दिक्कत रही, किसने क्या किसको कहा, वो वाली बात होनी चाहिए बच्चों की। एक नॉर्मल जैसे मॉरल एजुकेशन आप वर्ड बोल सकते हो, हाँ, ये 2 मैंडेटरी होनी चाहिए। हाँ। ठीक है। क्या लगता है कि जो हमारा स्कूल का सिस्टम है वो बच्चों के इमोशंस को किस हद तक समझता है और उस पर काम करता है? स्कूल जो है वो इमोशन पे नहीं समझता, मैंने पहली बात बच्चों के, वो सिर्फ उन्हें ये होता है कि उन्हें बच्चे हैं चाहिए जो सिर्फ उनका स्कोर कर सके, उनका स्कूल का रिजल्ट अच्छा कर सके। वो ये नहीं देखते कि नॉलेज क्या है बच्चों में क्या नहीं है, उन्हें सिर्फ स्कोरिंग वाले बच्चे चाहिए ज्यादातर।
ये है स्कूलों का। लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ, मुझे याद आ गया, और ये मैं नहीं बोलती, मेरे टीचर ने मुझे बोली थी, एक ने, जिनसे मैं बड़ी इंस्पायर हूँ। तो वो हमेशा बोलते थे कि जैसे सब फैन होते हैं ना, आईआईटी के फैन होते हैं कि हमें आईआईटी में जाता है, वो हमेशा बोलते थे कि आईआईटी में कौन जाता है, आईआईटी में पहले ही मलाई निकल के जाती है, और जब पहले से ही मलाई निकलेगी तो बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे ही होंगे, जब पहले ही अच्छे जा रहे हैं तो आईआईटी कैसे अच्छा हो गया। वो हमेशा बोलते हैं बच्चा स्कूल वो अच्छा होता है जहाँ पे लो अचीवर ज्यादा होते हैं और वहाँ के टीचर उनको हाई अचीवर बना के निकालते हैं। जी यही बात। मुझे वो बात याद आ गई उनकी। एक और सवाल है, जैसे आपने देखा होगा पिछले टाइम से अब वाले टाइम में हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का कितना जरूरी होता है पढ़ने के लिए, एक एजुकेशन सिस्टम के लिए? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत तो ज़्यादा होती नहीं, बस स्टडी क्वालिटी जो होती है ना हमारी, वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। बस बच्चा तो चाहे कहीं भी पढ़ लेगा, बस उसे टीचर अच्छा होना चाहिए जो उसे पढ़ा सके अच्छे से। एक और सवाल है कि आपकी जर्नी कितने साल की हुई? 12-13 साल की हो गई, ठीक है। इस 12-13 साल में किसी टीचर ने कुछ गाइड किया हो स्टार्टिंग से लेके अब तक, जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गया है, आपके दिल को छू गया है? तो जो भी हो, जिस भी टीचर का हो, कोई बात हो शेयर कर सकते हो। हाँ, एक मेरी टीचर थी जो फर्स्ट क्लास में थी मेरे साथ। उनका कहना ये था कि जैसे भैया तू कर लेगा, बिल्कुल चिंता मत कर, बस ये सोच तू कर लेगा बस। सही बात है। ये बात उनकी जो थी वो मेरे को अभी भी लगती है कि हाँ, उनके कहने पे हो जाएगा, जैसे भी हो जाएगा। ज्यादा सोचने की दिक्कत नहीं कि कैसे होगा कैसे नहीं, बस ये सोचो कि हो जाएगा तो सब हो जाता है। ठीक है, मेमोरी तो अच्छी है आपकी, फर्स्ट क्लास की बात अभी तक याद है। और कोई इस टाइम पीरियड में? इस टाइम पीरियड में क्योंकि हर टीचर की अपनी खास बात होती है, हर क्लास में चीजें अलग से अलग, तरीका अलग होता है हर चीज को डील करने का। बताया तो नहीं, लेकिन मैंने देखा था टीचर को। हम्म, आपको ही देखा था कि आप जो सिर्फ लगे रहते हो करने पे। तो मैं वही देखता था कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप देखते थे एक काम कर रहे हो तो आप उस पर लगे रहते थे, जब तक होता नहीं था वो, जब तक वो होगा नहीं तब तक करते रहते थे आप, मतलब एक तरीके से पूरा फोकस रहते थे। मैंने वही सीखा कि एक काम पे पहले फोकस रखो, जब तक वो हो नहीं रहा है तब तक करते रहो, वो एक दिन तो होगा ही। डेफिनेटली अगर हार मान जाओगे तो वो चीज वहीं छूट जाती है। हाँ। अगर जिस दिन हार नहीं मानी तो आपके पास चांसेस हमेशा बने रहते हैं लाइफ में कि हाँ इसकी पॉसिबिलिटी आपके पास है ही है। और कोई चीज हो जो पर्टिकुलरली, जब कई बार होता है ना स्कूल को सोचते हैं, कुछ हाइलाइट्स याद आती है? ऐसी हाइलाइट्स, हाँ एक और था। एक मेरे 8th में टीचर थी, उन्हें मेरे फ्रेंड से बड़ी दिक्कत होती थी कि ये वो क्यों इनके साथ रहते हो, पढ़ाई करो, तुम इनके साथ रह के और बिगड़ जाओगे। तो दूसरे टीचर मेरे कहते थे कि बच्चे हैं, बच्चों को दोस्तों के साथ ही ज्यादा अच्छे समझ में आता है। हाँ। टीचर से ज्यादा दोस्त अगर समझाते हैं तो उन्हें ज्यादा अच्छे समझ में आता है। तो ये बताया था मेरे टीचर ने। ओके, बहुत बढ़िया। एक और कि फेवरेट टीचर कौन है और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्यों है? अब फेवरेट टीचर के लिए मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि मैं चाहती हूँ आप स्टेज वाइज बताएं, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर हम प्राइमरी को हैंडल करते हैं तो वहाँ अप्रोच एक टीचर की अलग होती है। आप मतलब एक सीनियर टीचर से या हम कॉलेज के लेक्चरार से कंपेयर नहीं कर सकते, उनका तरीका बिल्कुल अलग है कॉलेज में लेक्चर देने का, वहाँ तरीका अलग है। आगे हम टीजीटी की बात करते हैं, मतलब बीच वाले जैसे 5th 6th 7th 8th को पढ़ाते हैं, वहाँ अप्रोच अलग होती है। आपके पास प्रैक्टिकली चीजें, आपके पास टाइम इनफ होता है, तो हर स्टेज का अपना अपना एक मजा है। तो क्या लगता है मतलब किस रोल के अंदर कौन सा टीचर उस टाइम पर आपके लिए मतलब परफेक्ट था, और क्या क्या मतलब क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से आप उनके फैन हो गए? नर्सरी से फर्स्ट तक तो एक टीचर थी जो मेरे स्कूल की प्रिंसिपल थी, वो मेरे को ज्यादा अच्छे लगते थे। क्योंकि जब भी मैं कोई गलती करता था तो मुझे डांटती नहीं थी, वो मेरे को बड़े प्यार से कहती थी बेटा ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते। वो मुझे अच्छे से समझाती थी अच्छे से, तो इसलिए वो मेरे ज्यादा अच्छी लगती थी टीचर। और उसके बाद जब मैं 1st से 8th तक आया तब मेरी एक ही क्लास टीचर थी जो 1st से लेकर 8th तक वो सेम क्लास में आई हमारी। उनका प्रमोशन हो गया एक एक करके। अच्छा, उन्हें एक ही क्लास मिलती है हमारी कि हम जिसमें उसी उन्हें वही क्लास मिलती है आगे चल के। ये मैंने लाइफ में पहली बार सुना है। नॉर्मली क्या होता है 5वीं 6ठी से 7वीं में टीचर चला जाता है, 6ठी से 10वीं होता है, लेकिन पहली से 8वीं ये मैंने पहली नहीं है ऐसा।
वो उनका बॉन्ड ही अच्छा था हमारी क्लास के साथ कि उन्होंने स्कूल छोड़ा ही नहीं, वो लगातार 8 साल हमारी क्लास को पढ़ाती रही, एक एक करके, एक एक करके। अरे वाह। ये था उनका, इसलिए वो ज्यादा अच्छी लगी मुझे। ठीक है। और उसके बाद 8 से 10 तक, 9 से 10 तक के बीच में एक मेरी साइंस टीचर थी, जिन्होंने समझाया था कि एक बार केमिकल गिर गया था बच्चे पे मेरे से, हाँ। तो उन्होंने डांटा नहीं मेरे को, उन्होंने मेरे को कहा बेटा ऐसे नहीं करते, ये लग जाएगी, इससे चोट वोट लग जाएगी आपको। तो उन्होंने मेरी जगह अपना नाम लेके बोल दिया कि उनसे गिर गया था, इसलिए वो टीचर मुझे ज्यादा अच्छी लगी थी कि उन्होंने अपना नाम ले लिया ऐसे करके। बचा लिया। और उसके बाद फिर 11th 12th में आया यहाँ पे। यहाँ पे तो आप क्लास टीचर थे, तो आपसे ज्यादा अच्छे से बातचीत होती रही, आप समझते रहे और टीचर ज्यादा, तो आपने मेरे को अच्छे से किया, तो फिर वही मेरे को आप अच्छे लगे ज्यादा। क्वालिटी तो ये थी क्वालिटी क्या लगता है, मतलब देखो कि आप मोटिवेट ज्यादा करते थे बच्चों को, डिमोटिवेशन से ज्यादा मोटिवेट ज्यादा करते थे कि हाँ ये करना है तो करो। थैंक यू। इसके साथ हमारा सरकारी स्कूल है, ठीक है, हमारे सरकारी स्कूल में कौन सी चीज है जो बेस्ट लगती है आपको कि ये चीज बहुत अच्छी है? टीचर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ का, फैमिली वाला बिहेवियर लगता है मेरे को यहाँ का। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है हम लोगों के लिए। और इसी के साथ एक सवाल था, अंतरिक्ष ने मुझे एड ऑन करने के लिए बोला था। क्या सवाल था अंतरिक्ष? टीचर्स की बात हो रही है, तो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स में और गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स में क्या डिफरेंस लगता है? उनका तो दोनों का बिहेवियर सेम ही था, नेचर वाइज जितने टीचर मुझे मिले हैं अभी तक, उनका बिहेवियर लगभग सेम ही था दोनों का, चाहे प्राइवेट हो चाहे यहाँ गवर्नमेंट हो। बात होती है बच्चों पे कि उनका बिहेवियर कैसा हो रहा है टीचर के साथ, यहाँ पे आगे दिक्कत होती है बस। तो बच्चों का पर्सपेक्टिव क्या अलग रहता है, मतलब वहाँ के बच्चों का पर्सपेक्टिव क्या रहता है और अपने यहाँ पे बच्चों का पर्सपेक्टिव क्या रहता है, उसमें क्या डिफरेंस है? वहाँ का क्या है, बच्चे जो हैं चल रहा है, चलने दो चलने दो चलने दो, उन्हें सिर्फ स्कूल तक ही मतलब होता ज्यादातर, मतलब दोनों साइड के टीचरों को सिर्फ स्कूल तक ही मतलब होता है कि हाँ स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं। पर यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि टीचर्स जो होते हैं वो ज्यादा बात पूछते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है कि हाँ वो पूछते हैं कि क्या चल रहा है आजकल क्या नहीं चल रहा है, मतलब होता है बच्चों से कि हाँ वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मतलब ये चाइल्ड सेंटर्ड कहीं ना कहीं है हमारे पास। ठीक है, इसी के साथ एक और है कि आपने प्राइवेट में भी ज्वाइन किया, 10वीं तक आप वहां पढ़े हो, तो क्या रीजन थे आप प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हुए? मेरा ऐसा कोई मेन रीजन तो नहीं था, मेरा सिर्फ घूमने का रीजन था कि घर के पास जो स्कूल होता है उसमें बच्चों को पता होता है 10 साल वो स्कूल के पास पढ़ रहा है, घर के पास ही 2 कदम चल के स्कूल आ गया, 2 कदम चले घर आ गया। ठीक है। तो इस रीजन से मैंने सोचा कि स्कूल दूर है दिल्ली, जाने आने को मिलेगा, घूमने फिरने को ज्यादा मिलेगा अच्छे से। तो आपने अप्रोच किया था मामा पापा को कि हाँ मम्मी मुझे? हाँ मैंने ही किया था, वो तो मेरे को वहीं पढ़ा रहे थे घर के आसपास ही, मैंने कहा नहीं मैं दूर जाऊंगा, कि मेरे को दूर वहाँ स्कूल अच्छा मिल जाए वहां जाऊंगा, तो मैंने ये बोल के आया था घर से। तो यहाँ का आइडिया किसने दिया, क्योंकि आप यूपी में रहते हो, नोएडा, और नोएडा से दिल्ली के स्कूल्स कैसे हैं, थोड़ा बहुत पहले पूछा कि स्कूल्स कैसे हैं, मेरा जाना ठीक रहेगा नहीं रहेगा? एक्चुअली जो मेरी बड़ी बहन थी ना वो स्कूल में पढ़ती है गवर्नमेंट यहाँ की, तो उन्होंने बताया कि स्कूल अच्छे रहते हैं वहाँ के, मैंने कहा ठीक है। और बाकी मेरे कुछ दोस्त भी थे जो दिल्ली पढ़ते थे, यहाँ आते जाते थे, मतलब उनका ये कहना था कि थोड़ा घूमते फिरते हैं इधर उधर, आने जाना दूर होता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती, तो मेरा मेन था घूमना फिरना दोस्तों के साथ जाके, इसलिए मैंने फिर गवर्नमेंट चॉइस किया था। चलो, अगर आप किसी को राय देना चाहोगे कि घर से थोड़े से दूर वाले स्कूल में जाके पढ़ना चाहिए, कुछ ऐसी चीज लगती है जो मतलब अप डाउन करने में आपको लगता है ये बहुत अच्छी चीज है जो हर किसी को करनी चाहिए और यहाँ से ये चीज सीखने को मिलती है? दूर का क्या है, बच्चों को अप डाउन करने में एक्सपीरियंस मिलेगा कि हाँ बाहर कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, उन्हें ये एक्सपीरियंस। घर के पास रहेगा तो क्या है, वो 2 गली छोड़ के स्कूल चला जाएगा, 2 गली छोड़ के फिर अंदर आ जाएगा। बाहर जाते हैं तो थोड़ी डीलिंग भी होती है, हाँ, कहीं ना कहीं कैसे बात करनी बाहर जाके, कैसे कैसे रोड पे जाना है, कैसे क्या करना है, ट्रैफिक वगैरह। कई बार हम ऐसे ही डर के बैठ जाते हैं ना, बेटा बाहर नहीं निकलना, हाँ, बाहर की दुनिया ऐसी है, तो थोड़ा आप फैमिलियर होना स्टार्ट कर जाते हो। अभी अभी आपने जिक्र किया ना, सिस्टर आपकी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, अपने यहाँ पे क्योंकि जैसे मुझे 7 साल हो गए हैं दिल्ली में, टोटल मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो मैंने एक चीज जरूर नोटिस की है कि फैमिली में ना लड़का होता है तो उसको प्राइवेट स्कूल में भेजा जाता है, लड़कियां होती हैं
उनको गवर्नमेंट स्कूल में भेजा जाता है। अगर फाइनेंशियली कहीं पे अगर ऐसे लगती है ना कि ये प्रॉब्लम आ रखी है और हम किसी एक को ही भेज सकते हैं, खर्चा उठा सकते हैं बाहर का, तो ये चीज आपने अपनी फैमिली में, अपने आसपास दोस्तों में कहीं पे रियलाइज करी है ऐसी चीज? मेरी फैमिली में तो ये सब नहीं था कि हाँ। सिर्फ भाई को प्राइवेट भेजना है या बहन को सरकारी भेजना है, ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त तो ये था कि हमें आइडिया नहीं था कि आसपास के स्कूल में वो सब्जेक्ट है कि नहीं है। हमें सिर्फ ये पता था कि दिल्ली में ये स्कूल्स हैं, वहाँ पे सब्जेक्ट है, तो उन्हें इसलिए मैं दिल्ली में भेजा अपनी बहन को गवर्नमेंट। ठीक है। और ऐसे सुनने को मिला किसी से, मतलब क्योंकि हाँ ना नॉर्मली जैसे हाँ, मैंने देखा है पेरेंट्स आके पीटीएम पे बताते हैं कि जी हम एक का खर्चा उठा सकते थे, अब लड़का तो कमा के दे देगा, लड़की की तो 12वीं के बाद शादी करनी है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल पढ़ लेगी, अच्छे घर में चली जाएगी, तो इसको पढ़ाना जरूरी है। तो ये पर्सपेक्टिव फैमिली वाले ही देते हैं पीटीएम पर। तो आपको कोई ऐसा लगा अपने आसपास कोई दोस्त हो जहाँ पे इस चीज को फील किया हो आपने? हाँ, ऐसे मेरे कई दोस्त हैं जिन्हें घर में उन्हें पढ़ाया जाता है, उनकी बहनों को प्राइवेट में नहीं भेजते। उनका तो ये कहना होता है कि उनका जो लड़का है वो घर पे ही रहेगा, बहन तो बाहर जाएगी, शादी हो जाएगी उसकी। तो ये उन्हें मतलब पढ़ाने का मतलब ये है कि उनका बेटा जो है वो अच्छी स्टडी लेगा तो उन्हें अच्छे से कमाएगा, मतलब अच्छी जॉब लगेगी उसकी, उनका बुढ़ापा अच्छे से हाँ। जाएगा, लड़की चली जाएगी तो बुढ़ापे में काम कम आएगी, थोड़ा सा हाँ। वो वाला पर्सपेक्टिव यही। रहता है। एक क्योंकि अब लड़कियों की बात हो गई है तो इससे पहले क्वाइड में पढ़े हो ना, हाँ हाँ। तो कहीं पे डिफरेंस लगता है बॉयज के पर्सपेक्टिव में पढ़ने में या डीलिंग में, गर्ल्स और बॉयज में क्या चेंज आपको लगता है दोनों में? क्योंकि पढ़ते सेम टीचर से हैं, सिलेबस सेम होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक बिहेवियर है, कुछ चेंज है, बच्चों का पर्सपेक्टिव है दोनों का अलग अलग, वो क्या फील होता है उसका? तो मेरा तो ये था कि कोविड में पढ़ा था तो फिर मेरे को ये था कि कंपटीशन होता है ना बस लड़कियों से, खास करके हाँ इसके ज्यादा आगे हैं तो मेरे को भी ज्यादा लाने हैं अपने बॉयज में, इस टाइप में होता था पहले तो कोविड में। ठीक है। कि मेरी इस फ्रेंड के ज्यादा आगे हैं तो मेरे को उससे ज्यादा अच्छे लाने हैं ताकि उसे दिखाऊं कि आगे हाँ मेरे तेरे से ज्यादा हैं, इस तरीके से। बॉयज में क्या होता था, कोई दिक्कत नहीं, हाँ पास है ना सब पास। गर्ल्स में होता था कि हाँ बॉयज से ज्यादा लाने हैं। एक और चीज मुझे ऐसा लगता है कि ना अगर हम बॉयज बॉयज स्कूल में पढ़ते हैं या गर्ल्स गर्ल्स में पढ़ती है तो वहाँ डिसिप्लिन ना थोड़ा कम होता है। डिसिप्लिन इन द सेंस जैसे अपनी क्लास के अंदर लड़के लड़के होंगे, हाँ भाई ठीक है ऐसे ही निकाल लेते हैं, लड़की होंगी तो आप बात करने का तरीका है क्लास के अंदर वो चेंज होता है। जैसे बच्चे नॉर्मली गाली वाली दे देते हैं, कई बार टीचर ना हो तो अपशब्द बोल देते हैं, लड़कियां अगर क्लास में होती है तो वो चीज मेंटेन करके रखते हैं। एक वो इम्प्रेस करने का भी शायद कहीं ना कहीं रहता है ना, हाँ, कि हाँ भाई बेइज्जती हो जाएगी। लड़कों में क्या है, डांट दिया कोई बात नहीं, बैठ जा आराम से, और वहाँ ही होता है अरे यार लड़कियों के सामने डांट दिया, तो ऐसा होता है। हाँ होता है, कई बार होता है ऐसा। तो क्या लगता है कि बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए? क्वाइड सारे स्कूल क्वाइड होने चाहिए या फिर गर्ल्स गर्ल्स या बॉयज बॉयज भी होना चाहिए? ये मैं 70 और 30% ही बोलूंगा इन चीजों में। हाँ। कि कई स्कूल होते हैं, कई पेरेंट्स होते हैं जिन्हें बच्चों को कोविड पढ़ाना अच्छा नहीं लगता, कि बॉयज को बॉयज में, गर्ल्स को गर्ल्स में, अलग होता है। हाँ। कि उनके मन में होता है कि नहीं ऐसे कोविड में जाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे या फिर ये होगा। बिल्कुल सही बात। ये दिक्कत ये होती है, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि बच्चों को कोविड में पढ़ाओ, ज्यादा सही रहेगा। सही बात है, बच्चे ना बिल्कुल बात करने के तरीके सीखते हैं। लड़की को जज करना मतलब आराम से ही होता है कि किस तरह से बात करनी है, कैसे नहीं बात करनी है, अपना बिहेवियर, बहुत सारी चीजें हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि सारे स्कूल्स को क्वाइड होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर लड़कों के साथ रहता है ना तो लड़कों वाली फील आता है खाली पूरा कि लड़कों के साथ जैसे रहते हैं वैसे वो बाहर भी रहेगा। बिल्कुल ये दिक्कत आती है। मैं 11th और 12th में जब हॉस्टल में गई थी तो वहाँ पे गर्ल्स कॉलेज था, स्कूल था हमारे यहाँ। एक सावन का महीना चल रहा है तो हमारे स्कूल का नाम था शंभू दयाल, और वहाँ पे ना शिवलिंग ऑटोमेटिकली निकला हुआ था। तो उस मंदिर के एक साइड में गर्ल्स विंग था, एक साइड में बॉयज विंग था, तो हॉस्टल में रहते थे। तो मुझे भी वहाँ पे, और एक नॉर्मल इतने साल से क्वाइड्स में पढ़ी हूँ या उसके बाद मास्टर में भी पढ़ी हूँ, मुझे लगता है कि क्वाइड सबसे बेस्ट होता है। लड़कियों को अगर लड़कियों में ही डालते हैं, लड़कों को लड़कों में डालते हैं तो बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं, है ना। उनमें समझ कम आती है कि हाँ दोनों के आगे कैसे कैसे रहना है। वो दोनों आपस में रहते हैं कि लड़की लड़की रह रहे हैं तो वो अपने में ही रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। लड़के होते हैं वो आपस में ही रहते हैं कि हाँ उन्हीं के जैसे रहना है वैसे रहेंगे। वो मैनर से चला जाता है उनका कि हाँ आगे चले कैसे रहना आगे। बिल्कुल सही। एक जैसे 11th तक हमारे ऊपर प्रेशर अलग होता है, अपने इंडियंस के ऊपर
अपना एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि मेंटली प्रेशर बच्चा बहुत ज़्यादा लेता है, ठीक है। एक 12th का मेंटल प्रेशर अलग होता है, तो क्या कितना प्रेशर है मतलब एक बच्चे को जो झेलना पड़ता है? बच्चों को ना बहुत तरीके से प्रेशर झेलना पड़ता है। पहला तो अपने घर वालों से, दूसरा अपनी सोसाइटी वालों से, तीसरा अपने स्कूल वालों से। थोड़ा एक्सप्लेन करोगे इस चीज़ को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। घर वालों से इसलिए क्योंकि घर वालों को कहना होता है कि 11th में आ गए हो, अब तुम्हारा फ्यूचर यहीं से डिसाइड होगा, तुम्हें करना क्या है, कैसे करना है। यहाँ से ये होता है। सोसाइटी का ये होता है कि बच्चों पर नजर रहती है सोसाइटी वालों की, ये बच्चे कर क्या रहे हैं सामने वाले, इनका बच्चा क्या कर रहा है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो ये यहाँ होती है बच्चों को दिक्कत कि अगर सामने वाले का बच्चा ज्यादा अच्छे से हो गया, मैं नीचे रह गया, तो फिर मेरे घर वाले मेरे को डांटेंगे, सोसाइटी फिर रोने बताएगी, फिर वो मेरे को कहेंगे। स्कूल में क्या है, स्कूल में तो कई सारे बच्चे होते हैं कि ये बच्चे एक अलग कर रहा है, ये दूसरा बच्चा अलग कर रहा है, तो उनके गोल अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे टीचर्स पे ज्यादा लोड होता है कि बच्चों को उनके गोल तक कैसे पहुंचाना है, ये दिक्कत रहती है। ये बात बिल्कुल सही है टीचर्स के पास, क्योंकि हर तरह का बच्चा होता है क्लास में, और अपने यहाँ दिक्कत ये भी है बच्चे एक क्लास में 60 होते हैं। हाँ। अब इतने 60 बच्चे एक टीचर को दे दिए जाएंगे, वो किस किस पे ध्यान देगा? ये है। बहुत ये चीज, इस चीज पे तो अब कितना ध्यान रखें। अब अपने यहाँ देखो, मॉर्निंग शिफ्ट लगता है, इवनिंग शिफ्ट लगता है, मॉर्निंग में भी आराम से 1500 1600 बच्चे हैं, तो बहुत होते हैं 1500 1600। अपने यहाँ पे भी आराम से 1700 1800 के बच्चे हैं, तो स्ट्रेंथ इतनी होगी। 2 शिफ्ट में एक स्कूल चल रहा है, पता नहीं बच्चे कहाँ से आते हैं इतने, मुझे कई बार यही बात नहीं समझ में आती है। आपने कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जो आज भी ऐसा लगता है जिसको देखते ही इंसान डर जाता है, मतलब जैसे ही नाम आएगा अरे यार ये फिर से आ गया, जिसको देख के ही डर लगता है? संस्कृत। संस्कृत? हाँ, मुझे बचपन से अभी तक संस्कृत का बड़ा डर था कि हाँ संस्कृत आ जाएगी, संस्कृत आ जाएगी। मैंने संस्कृत सिर्फ 8 तक पढ़ी। हाँ। उसके आगे मैं जिस स्कूल में गया ना, जहाँ स्कूल चेंज हुआ था, मैं वहां जाके बहुत खुश हो गया था कि संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे। मतलब मेरे को फर्स्ट से लेकर 8 तक संस्कृत पढ़नी थी। बिल्कुल मेरे साथ था, एक था मतलब जैसे सोशल साइंस है ना, मुझे बड़ा डर लगता था, खासकर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, मुझे समझ में नहीं आते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं। एक टीचर का बड़ा रोल होता है सब्जेक्ट को पढ़ाने में, तो जब भी अगर घर पे होता ना कि हाँ मार्क्स दिखाने हैं, तो बाकियों में ठीक ठाक नंबर आ जाते थे, तो मैं सबसे पहले ना मतलब एक मेरा मोटिव होता था, आप भी बताना आप कैसे करते थे, मैं कम वाला मार्क्स है ना उसको सबसे ऊपर रखती थी, ताकि पहली बारी में पापा या मम्मा जो देख के बोल दे ठीक है, उसके बाद जब वो पलटेंगे ना उनको अच्छा अच्छा दिखाई दे और वो एंड अच्छा हो। तो मैं हमेशा ऐसे करती थी। ज्यादातर तो मैंने भी ऐसे ही करा है कि पहले ज्यादा दिखा के, मैंने उल्टा किया, पहले ज्यादा दिखाता था फिर कम दिखाता था। हाँ। ये होता था हाँ पहले ज्यादा दिखा दी, चलो मेन सब्जेक्ट में ज्यादा दिखा दिए, बाकी 1-2 सब्जेक्ट को तो छुपा भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं आती थी कि हाँ चलो ज्यादा सब्जेक्ट में से अच्छे कर लिए, 1-2 सब्जेक्ट रह गए कोई बात नहीं, हो जाएगा। मेरे पापा ऐसे थे, पापा मतलब जैसे उनका मैथ्स भी अच्छा है, तो वो देखते थे हमेशा, मतलब पेपर ऐसा नहीं है नंबर देखा साइन करा के जाने होते थे हमें, तो हमेशा खोल के देखते थे कि मैंने पेपर में लिख क्या रखा है, कैसे लिख रखा है। और मैं सबसे पहले लिखती थी सोशल साइंस, क्योंकि मेरे मार्क्स सबसे कम आते थे और घर में सबको पता था कि इसको सोशल साइंस नहीं आती, तो उनको लगता था चलो कोई बात नहीं, आगे चल के वैसे भी साइंस लेनी है, निकल जाएगा 9th-10th तक। ऐसा तो मेरे फादर करते थे कि मेरी जो मार्कशीट आती है ना उसमें देखते थे कि इस बच्चे के मार्क्स दिए क्यों है इसे, वो कहते थे इसकी राइटिंग में मार्क्स काटो, इसकी यहाँ गलती निकालो, इसकी वहाँ गलती निकालो, ना वो मेरी कहते थे कि इसे ज्यादा मार्क्स क्यों दे दिए। ये तो कोई तो दिक्कत है यहाँ बच्चे की, कुछ तो तुम लोगों ने किया है यहाँ पे ज्यादा मार्क्स दिए। अभी हम लोग देखते हैं ना कि 99% मार्क्स आ जाते हैं, 100% आ जाते हैं, और हमारे टीचर्स ऐसे थे जैसे इंग्लिश और हिंदी आप लेके चले जाओ, क्या मजाल आपको पूरे में से पूरे नंबर दे दे। हमारे एक मुकेश सर थे, तो जब भी वो पेपर चेक करते थे उनका फिक्स था, वो सोशल साइंस भी पढ़ाते थे हिंदी भी पढ़ाते थे। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, कहते थियोरी में पूरा नंबर कभी नहीं मिलता, 3 में से 2.5 मिलेगा। अब आप सोच के देखो, अगर हर क्वेश्चन में से आपका आधा आधा नंबर कटता है जिसमें वो एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन होता है, तो कितने हाईएस्ट जाते हैं। हमारे यहाँ पे 75% आ जाता था तो रुका पड़ता था कि हाँ भाई बच्चों की मेरिट आई है। लेकिन आज मुझे पता है कि बच्चों के अगर 95 भी आ जाते हैं ना, तो कई सारे पेरेंट्स ये बोलते हैं बस 95 आए हैं, 100 नहीं आए, 99 नहीं आए, ये दिक्कत है। ये बहुत बड़ा चेंज है।
अब थोड़ा सा ओपन के बारे में बात कर ले। हाँ। आज लाइट भी गई हुई है तब से, जब से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपने 12th ओपन से की है। हाँ। एक्सपीरियंस कैसा था वहाँ? एक्सपीरियंस तो पहले मुझे अजीब लगा कि 11th यहाँ कर रहा हूँ मैं और 12th ओपन से कर रहा हूँ। हाँ। तो उसमें मेरे को पहले समझ में नहीं आया कि क्या करना है, कैसे करना है। तो फिर मैंने थोड़ा नॉलेज दिया कि हाँ कैसे कैसे करना है। तो उन लोगों को कहना था कि पहले तुम्हें सिर्फ असाइनमेंट जमा करने हैं, जैसे स्कूल में करते हैं प्रैक्टिकल फाइल्स, वो करो। उसके तुम्हें 20 में से 15 मार्क्स 17 मार्क्स वो दे देते। ओके। उसके बाद एक बेनिफिट ये होता था कि इसमें टीएमए करके एक असाइनमेंट होता था, अगर उसे सबमिट करोगे तो तुम्हें अलग से 15 मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल के अलावा। ओके, क्या नाम है? एमए। टीएमए हाँ। मतलब? ट्यूशन असाइनमेंट मार्क्स करके। ओके ओके ओके। तो उसमें क्या होता था, बच्चों को 15 मार्क्स से 16 मार्क्स ज्यादा मिलते थे। जैसे 70 का पेपर होता, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल हो जाता है, हाँ। 70 बच्चे थ्योरी के, हाँ। तो 15 मार्क्स उसमें से कट जाते थे बच्चों अरे के लिए, वाह। जिसने 15 मार्क्स का टीएमए दे दिया है ठीक है। रिटर्न करके खाली। हाँ हाँ हाँ। वो 15 मार्क्स उसे मिल जाएंगे। जिस बच्चों को ठीक है। 27, जिस बच्चों को 33 सही होंगे ना, हाँ। उसे सिर्फ 26 सही है पास होने के लिए। अरे वाह। 70 पेपर 70 का ही आएगा, करेगा पूरा 70 में से ही, लेकिन उसे सिर्फ पास होने के लिए 26 चाहिए। ये तो ये अच्छा ये था है। उसमें। लेकिन टफ नहीं लगता है क्योंकि आप स्कूल में भी रेगुलर आते थे और साथ ही साथ, और जब हम वहाँ पे 12th का करते हैं क्योंकि 11th में 11th का सिलेबस है और वो सिलेबस जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, तो वो टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? क्योंकि बड़ा टफ हो जाता है, वहाँ सिलेबस भी ज्यादा रहता है। वहाँ का सिलेबस क्या था कि 28 चैप्टर होते हैं, हर बुक से 28 चैप्टर होते हैं। हाँ। तो उसमें एक फायदा ये था कि आधे चैप्टर टीएमए में चले जाते थे प्रैक्टिकल वगैरह में, अच्छा। कि वो पेपर में नहीं आएंगे, सिर्फ उनके टीएमए और प्रैक्टिकल देने हैं बस। ओके। उसके बाद जो आधे बच जाते थे वो हमारे पढ़े होते थे 11th के ही। ठीक है। बस ये था, जैसे हमारे सीबीएसई में डिटेल में पढ़ाते हैं, उसमें वो डिटेल में नहीं था, लेकिन था वही सब। हाँ, मैंने सिलेबस तो देखा है क्योंकि मैंने देखा ना 11th और 12th का मिक्स करके सिलेबस है। मिक्स आता है उसमें। तो मैं वही सोच रही थी कि मैनेज कैसे करते हैं बच्चे। उसमें ये था कि तो 11th का ज्यादातर आ जाता है कि बच्चों को नॉलेज होती है, हाँ 11th का पढ़ाई था, हाँ। सेम आ रहा है उसमें भी, एग्जाम में भी उसकी मार्क्स ये था। परसेंटेज ज्यादा हाँ। आती है। बस ये होता था 12th का थोड़ा पढ़ना पड़ता था कि हाँ आगे क्या है, उसमें डिटेल में क्या चीज दे रखी है बस। एक और है कि जब हम ओपन स्कूल की बात करते हैं तो एक नजरिया अलग होता है। सबको लगता है कि अगर रेगुलर से अच्छा साइंस की है बच्चा बहुत अच्छा है, अगर ओपन से बच्चे ने कर ली है तो यूँ लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं वीक है। ये एक मेंटलिटी है कहीं ना कहीं, तो वो फेस करनी पड़ी कहीं पे। मेरे को एडमिशन के टाइम मेरे घर वाले कहते थे कि ओपन से क्यों कर रहा है, ओपन से ये वो, कि ये थोड़ा वीक होता है, ओपन से कोई मान्यता नहीं है, ये वो नहीं है। मैंने कही कोई बात नहीं, ठीक है। उन्हें तो बताया नहीं था कि मैंने किया है नहीं किया। तो मैं कर रहा था तो बीच में पता चला कि नहीं, दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोनों में। हाँ। दोनों के लेवल जो है सेम है, मान्यता दोनों को सेम है। जो हमारा ओपन है वो नीट में भी जाता है और आईआईटी जेईई के लिए भी जाता है। ठीक है। दोनों तरफ वो है कि जा सकते हैं दोनों बच्चे। कहीं पे एडमिशन में दिक्कत आई? नहीं, एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं है इससे। क्योंकि मुझे कई बार होता है ना, बच्चे, मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं थी तो मुझे ये था ये मैं पूछूंगी आपसे, क्योंकि बच्चों का एक कॉमन सवाल रहता है कि मैम कहीं पे एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी, कहीं पे कि भाई ओपन से कर रखा है, प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ दिक्कत ये होती है कि आपने सब्जेक्ट क्या ले रखे हैं, ये बात होती है। नहीं, अगर आपको नीट में जाना है तो आपको प्रॉपर 5 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। ठीक है। पीसी भी लेना पड़ेगा और एक लैंग्वेज तो लेनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल। कोई सी भी, और एक एडिशनल सब्जेक्ट जो भी आप लेना चाहो, जैसे अपने यहाँ पे होता है। हाँ, सेम अलग। मतलब टोटल आपको 5 सब्जेक्ट चाहिए, जो मेन सब्जेक्ट में 3 वो चाहिए और एक लैंग्वेज भी चाहिए, तभी आपका होगा आगे जाके। वरना फिर आपको पास कर लोगे तो भी आप बायोलॉजी नीट भी नहीं कर पाओगे, दिक्कत रहेगी आपको। आपको लगता है कि अगर आपको किसी को रिकमेंड करना है, बाई चांस कोई बच्चा 11th में रह गया, तो आप उसको बोलना चाहोगे कि हाँ भाई आप ओपन से ज्वाइन करो? हाँ, ओपन से कर सकता है। ओपन से बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। उसमें तो ये है कि ओपन में साल में 2 बार दे सकते हो एग्जाम अपने। अगर आप, मुझे बड़ा अच्छा लगा, अगर आप पहली बार में रह जाते हो तो दूसरी बार में आपको फिर से है कि आप फिर से दे दो उस एग्जाम को, तो आप अगले साल फिर पास हो जाओगे। एक तुमने एक चीज बताई थी कि अगर 11वीं 12वीं का है, मतलब तुमने बोला था ना 10th और 12th में 1 साल का गैप होना चाहिए। हाँ। तो वो मैं समझी नहीं, मतलब अगर 10वीं के बाद मैं सीधा ओपन में जा सकती हूँ तो मेरी सीधा 12th हो जाएगी? हाँ। ऐसा तो ऐसा नहीं होता कि 10th और 12th में 2 साल का गैप, बीच में 1 साल, 2 साल होने चाहिए टोटल, कि ये 2009 में की है तो ये 2011 में करी है, वो तो 2010 में नहीं हो जाएगी? नहीं, 11 में ही होगी ना, 1 साल का गैप होना चाहिए, मैंने ये बोला ना।
कि 10th हुई, उसके बाद 1 साल का गैप होना चाहिए 12th करने के लिए। अच्छा, उसके बाद एडमिशन लेना पड़ेगा। एडमिशन आपको पहले हो जाएगा, लेकिन आप एग्जाम 1 साल बाद भी दे पाओगे। अच्छा, एग्जाम आप 1 साल बाद दे हाँ, पाओगे। ये है। अच्छा, चीज सेम रह चीज जाएगी, सेम ही आपके है, पास टाइम बस ये है आपका टाइम ज्यादा रहता है कि 6 महीने पहले दे दोगे आप एग्जाम। ये अच्छा डिसीजन था। रिजल्ट में लगता है कि रिजल्ट में डिफरेंस आता है, अपने यहाँ पे करते हैं और वहाँ में करते हैं, वहाँ रिजल्ट थोड़ा सा बेटर आता है। थोड़ा सा तो बेटर आता थोड़ा है, सा अभी आता वो है, टीएल TMA के कारण थोड़ा ज्यादा आता है है ना? कि बच्चों को एक फायदा होता है क्योंकि परसेंटेज बढ़ जाती है TMA के थ्रू। क्योंकि अगर हर सब्जेक्ट में आपके 15-15 नंबर बढ़ते हैं, मान लिया 15 में से कोई 10 भी देता है, तो 5 नंबर से 1% आपके पास बनती है। 500 में से करेंगे तो सीधा सीधा है, तो हर सब्जेक्ट में 2% आपका बढ़ जाता है। जी, तो अच्छा है ये। ये होता है। बिल्कुल। अंशु, कभी ऐसा टाइम आया जब लगा कि साइंस मुश्किल लग रही है, अब गिव अप कर देना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए? मुझे एडमिशन लेने के बाद ऐसा लगा। एडमिशन लेने के बाद? हाँ, जैसे ही मैं यहाँ पे आया, यहाँ के बच्चों ने मेरे को डिमोटिवेट कर दिया कि साइंस भाई तूने गलत ले लिया, यहाँ नहीं आना चाहिए था, खासकर तो यहाँ नहीं आना चाहिए था। अच्छा। हाँ, कि साइंस लेके तूने गलत कर दिया, तू और आर्ट्स कॉमर्स लेता तो तेरा हो भी जाएगा, तू साइंस में आ गया, तूने गलत कर दिया लेके। आपने उनसे पूछा नहीं आपने साइंस क्यों ली? उन लोगों का ये कहना था कि उनके मार्क ज्यादा आ गए थे तो उन्हें साइंस अच्छा लगा सुनने में, तो उन्होंने इससे साइंस ले ली। एक ये पर्सपेक्टिव रहता है ना अपने आप कि अगर किसी बच्चे ने साइंस ले ली तो उसको माना जाता है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, चाहे उसके मार्क्स थोड़े कम आ जाए ज्यादा आ जाए। और आर्ट्स ले ली तो लगता है कि बच्चा थोड़ा सा वीक है, एक रेपुटेशन लगती है ना। हाँ, ऐसा होता साइंस का टैग लगता है। हाँ, होता है ऐसा, कई बार होता है। साइंस वालों को एक अलग ग्रुप में ले लेते हैं और आर्ट्स वालों को अलग ग्रुप में देखा जाता है कि हाँ साइंस वाले हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे जो करेंगे वो। तो इसका कोई नेगेटिव लगा आपको कि कोई इम्पैक्ट कि भाई कई बार ऐसा होता है ना, एक्सपेक्टेशंस आपसे ज्यादा हो जाती हैं। हाँ, हो जाता टीचर है। भी सोचता है डिसिप्लिन में भी रहेंगे, काम भी टाइम से करेंगे, तो वो क्या लगता है कि ये नुकसान है? नुकसान तो ये है कि टीचर जो होता है वो सिर्फ साइंस वाले बच्चों को सोचता है कि ये ज्यादा अच्छे से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे दोनों तरफ तो पढ़ते ही है वो भी। बिल्कुल, मेहनत तो दोनों तरफ लगती है, चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, हार्ड तो दोनों ही है, पढ़ना दोनों में पड़ता है बच्चों को। बिल्कुल। तो ये थोड़ा ना अलग हो जाता है कि साइंस वाले बच्चों को सोचते हैं ज्यादा करने का कि साइंस वाले हैं तो उन्हें ज्यादा ध्यान देंगे, ये करेंगे कुछ अच्छा। मतलब ये है कि आज कल हमारी सोसाइटी में ये है कि साइंस वाले बच्चे हैं तो कुछ तो अच्छा ही करेंगे जो करेंगे, आर्ट्स वाले हैं वो रह जाते हैं ज्यादातर। और ये चीज ना लाइफ में कभी पीछा नहीं छोड़ती। अगर आज हम साइंस टीचर भी है ना, तो कहीं ना स्कूल में भी एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि नहीं, ये साइंस टीचर्स है, ये बहुत अच्छे से कर लेंगे, ये इस चीज को परफेक्टली करेंगे, यहाँ पे कोई कमी पेशी नहीं आएगी। तो ये पर्सपेक्टिव ना आज तक पीछा नहीं छोड़ता है, मेरे साथ भी ऐसा ही है। अगला सवाल ये है कि अभी तक आपको कौन सी चीज अपने अंदर ऐसी लगती है जिसमें आप प्राउड फील करते हो? प्राउड तो मैं अभी कहीं फील नहीं करता क्योंकि अभी मैं जहाँ पे भी हूँ ना, ये मेरे लिए बहुत नीचे है। वो तो है, ये जस्ट एक पहला ही स्टेप होता है जब हम हाँ। स्कूल से निकलते हैं, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि अभी तक जो आपने सीखा है, एक ये चीज है जो मेरी लाइफ टाइम मतलब ये बेस्ट है। एक अपने अंदर अगर आप बेस्ट निकालना चाहते हो। मेरे बेस्ट तो ये था कि मैंने अपना 1 साल जो वेस्ट हुआ था उसे मैंने रिकवर कर लिया, अपने टाइम को मैनेज कर लिया, ये था मेरे बेस्ट। और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किया हाँ। है, एक वो पॉजिटिविटी आपके अंदर काफी अच्छी है। और अगर आपको इस सिस्टम को थोड़ा सा बदलने का मौका मिले तो आप क्या चीज बदलना चाहोगे? मैं तो पहले लोगों की सोच बदलना चाहूंगा कि साइंस वाले ज्यादा इजी हार्ड होता है, आर्ट्स वालों को ज्यादा इजी होता है। मतलब बच्चों को सेम लेवल पे देखना चाहिए सबको, कि Correct. चाहे वो किसी भी साइड से हो, बच्चों को लेकिन देखना सेम लेवल में चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। कर तो रहा है ना, वो अपनी मेहनत तो पूरी दे रहा है, वो चाहे आर्ट्स हो चाहे साइंस हो, चाहे साइंस का वीक बच्चा ही हो चाहे आर्ट्स का टॉप बच्चा ही ये हो, बात सबको सेम ही देखना चाहिए। ये है मेरा गोल। अब कोई हमारे जैसे से पूछे आर्ट्स हमें पढ़ाने लग जाए हम खुद फेल हो जाएंगे। हाँ, कॉमर्स है, कितना टफ सब्जेक्ट है कॉमर्स में। बिजनेस आप पढ़ते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो, मुझे नहीं लगता वो किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री से कम है। मुझे तो हिस्ट्री भी उनसे कहीं ज्यादा टफ लगती है, क्योंकि आपको इतनी पुरानी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। तो सब्जेक्ट तो सारे टफ ही होते हैं, और टफ होता हर है। बच्चे का पर्सपेक्टिव अलग है, किसी को कुछ इजी लगता है, किसी को कुछ मुश्किल लगता है। जी, ऐसा ही होता है। और अगर स्कूल का प्रिंसिपल बनने का मौका मिले तो कौन सी चीज है जो बदलना चाहते हो?
मैं तो पहले अपने स्कूल को कोविड कर दूंगा, ठीक है, ताकि लेकिन वो बच्चों को प्रिंसिपल के हाथ में नहीं है। प्राइवेट स्कूल में होऊंगा तो प्रिंसिपल तो चलो हाँ, प्राइवेट में अगर है तो कौन कौन सी चीजें लाना चाहोगे? कोविड कर दूंगा अपने स्कूल को। ठीक है। दूसरा, बच्चों को सिर्फ रेस में नहीं दौड़ाऊंगा कि स्कोर ही करना है। स्कोर कोई ऐसी चीज नहीं है, बच्चे पास तो बहुत आसानी से हो जाते हैं अगर बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ। अगर नॉलेज के वाइज पढ़ेंगे तो बच्चे पास हो जाते हैं आराम से। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा, तीसरा काम ये करूंगा कि बच्चों को सारे टीचर सेम से देखें कि ये बच्चा सेम लेवल पे है, चाहे साइंस का चाहे आर्ट्स का। करेक्ट। कौन कौन सी चीजें हैं अभी तक के एक्सपीरियंस में जो आपने स्कूल में नहीं देखी और आप चाहते हो कि ये चीज मुझे ऐड करनी है, कोई भी हो? हमारे स्कूल तो ये है कि हर बच्चों को मौका तो नहीं देता है। उनका ये होता है कि हाँ ये बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो इन्हें करेंगे खाली ज्यादा। स्कूल में ये होना चाहिए कि हर बच्चों को एक मौका देना चाहिए, ताकि वो अगर डर भी रहा हो तो उन्हें आगे चल के उन्हें मौका मिले कि हाँ स्कूल वालों ने मौका दिया कि आगे चल के करें वो कुछ। हाँ, एक एक्सपीरियंस मिले उन्हें एक तरीके से, चाहे वो बिल्कुल। सही करें चाहे गलती करें। ओपन स्टेज होना चाहिए, हाँ। है ना? हफ्ते में बच्चे भी इंजॉय करें, हर सैटरडे को फिक्स कर दो। इवन मैं तो ये बोलती हूँ सैटरडे संडे तो दोनों दिन छुट्टी होनी चाहिए। हाँ, ये 2 होना दिन चाहिए। बच्चा आराम से रिलैक्स करे, पहले दिन चाहे आधा घंटा बेशक से क्लासेस वगैरह लग जाए, और एक दिन ऐसा होना चाहिए क्लास वाइज होना चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि एकदम से मैनेज नहीं होती है चीजें, सबको ओपन स्टेज मिले। और एक चीज और है, जैसे मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल जो होती है वो कम्युनिकेशन स्किल होती है। आपको क्या लगता है कि क्या चीज, कौन सी स्किल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसपे सबसे ज्यादा गौर होना चाहिए? सबसे पहली बात तो बच्चों में अपनी बात रखने का होना चाहिए कि उन्हें बात क्या रखनी है अपने सामने। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल, हाँ। वही बात रखनी आनी चाहिए। हाँ, और दूसरा कि उन्हें अपने अंदर एक करेज होना चाहिए कि हाँ जो कर रहे हैं वो सही है। उन्हें मतलब सामने वाला गलती क्यों नहीं कह रहे कि हाँ गलत है, उन्हें अपने पे होना चाहिए कॉन्फिडेंस पूरा कि हाँ ये सही है तो सही है। सही बात है, मैं जो कर रहा हूँ वो अच्छा सही कर रहा हूँ, है, बस उसको बस अपने आप को होना improve चाहिए कि करता हाँ मैं जो कर रहा हूँ सही है ना, तो बस सही है, ये होना चाहिए बच्चों में। रहूं। सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। और अगर स्कूल की लाइफ को एक लाइन में अगर आप सम अप कर पाओ तो? स्कूल तो एक वो जगह है जहाँ बच्चा अपने आप को गिरा के भी फिर उठता है अपने आप को। वो बच्चा गिरता है वहां पे, उठता है, गिरता है उठता है। जब भी वो गिरता है तो वो उठता है ना, तब वो अपनी एक नई चीज सीखता है वहां पे उठते वक्त। ये होता है स्कूल में। वही याद आ गया ना इससे, फिजिक्स के क्या नाम है उनका? कौन सा? बल्ब। बल्ब वाला थॉमस एल्वा एडिसन। वो बताओगे एक बार एग्जाम्पल कि वो इतनी बार फेल हुए थे, उन्होंने क्या बोला था, याद है? 1000 बार फेल हुए थे तो उनकी स्टेटमेंट क्या थी कि मैंने 1000 ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। तो वो भी क्या है, अचीवमेंट है इतने सारे तरीकों की। तो वो एक एटीट्यूड है, हर हार से भी आप जीतते हो। इसके लिए तो मुझे क्लैपिंग करनी पड़ेगी आपके लिए। तो बस मेरे ख्याल से हर तरह के क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना? क्वेश्चंस तो हमने बहुत सारे लिए हैं, इतनी इवन मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे ये था 9-10। तो आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच। ठीक है, लाइफ में हमेशा अच्छा करो, बहुत सारा आशीर्वाद। मुझे पता ही है, मुझे भी पता था बहुत अच्छा करोगे, आज भी पता है लाइफ में भी करोगे, लाइफ में बहुत अच्छा। टेंशन नहीं रहना, कभी लाइफ में कभी भी दिक्कत आती है। आज 10 साल बाद, 20 साल के बाद